हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज हमने नेक्स्ट जो आपका पद्यांश लिया है, मतलब रेखांकित अंशों की व्याख्या जो हम कर रहे थे, गद्यांश जो लिया था, इसमें हमने इसलिए पिछली वीडियो में इसका बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया था हर एक पॉइंट को। तो आज हम जो है पॉइंट नंबर नेक्स्ट लेने वाले हैं, अर्थात जो है आपका गद्यांश नंबर 2। तो ये गद्यांश नंबर 2 आपका देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं करा देता हूँ। तो कि मैं आपको पहले इसमें समझूंगा, फिर आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स भी दिखाऊंगा। यदि आप कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहे तो वो अच्छे से बना सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने पहले मैं क्या कराया था, ये इसको पढ़ा था, फिर इसको मैंने आपको लिखवाया था, फिर उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उनका क्वेश्चन का आंसर दिया था। आज हम फिर उसी प्रकार से करेंगे कि पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम जो इसमें व्याख्या है उसको करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर है। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने शीतल कर रही है। तो चलिए इसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, एक एक पॉइंट को हाथ से लिखे हुए नोट से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, 2 या 3 लिखेंगे, फिर लास्ट में 2 या 3 शब्द लिखेंगे, सही है। उसके बाद पहला क्वेश्चन था हमारा जो उसमें दे रखा था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए संदर्भ लिखने के लिए आपको संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। आप अपने फेयर में देखिए इन तीनों शब्दों को, एक तो गद्यखंड, एक ममता, एक जयशंकर प्रसाद, यानी कि चैप्टर का नाम और चैप्टर के जो लेखक हैं वो, और गद्यखंड को आपको ब्लैक पेन से या बहुत अच्छे से लिखना है, और बाकी सबको ब्लैक से ब्लू से लिख देना है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन बनता है जो आपका पेपर में, वो बनता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इसमें रेखा खींची हुई होती है उसकी व्याख्या करने को बोलता है। तो चलिए उसकी हम व्याख्या बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है काशी नगर के उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्म चक्र की स्थापना करी थी। इसी स्थान पर मौर्य तथा गुप्त वंश के सम्राटों ने अपने यश के प्रसार के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। इन बौद्ध विग्रहों की टूटी फूटी चोटियों तथा उनके चारों ओर खींची हुई वह दीवारें जो पत्ते और झाड़ियों आदि से ढकी हुई थी, अब खंडर के रूप में मौर्य कालीन तथा गुप्त कालीन संस्कृति तथा शिल्प कला को झलक भर दे रही थी। धर्म चक्र विहारों के इन खंडरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से अपने आप को शीतलता प्रदान कर रही है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं। देखिए हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हमने लिख चुके, या उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, हमने वो लिख दिया। फिर था रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हमने कर ली। तो अब अगला क्वेश्चन जो बन रहा है ये बनना है कि रेखांकित गद्यांश में किस खंडर का वर्णन किया गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ये रहा इसका आंसर। अगर मैं इसकी बात करूं, गद्यांश में किस खंडर का वर्णन किया गया है, तो ये गद्यांश में मौर्य और गुप्त सम्राटों द्वारा निर्मित बौद्ध विहारों का खंडरों का क्या वर्णन किया गया। देखिए निर्मित ये गलत लिखा हुआ है, मात्रा इधर को चलेगी, सही है, ध्यान रखना। अच्छा आगे अगला जो क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था कि किस भारतीय शिल्प की विभूति का उल्लेख यहाँ हुआ है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मौर्य कालीन तथा गुप्त कालीन भारतीय शिल्प की विभूति का उल्लेख यहाँ हुआ है। समझ में आ गई। अगला जो क्वेश्चन दे रखा आपकी किताब में, ये दे रखा धर्मचक्र कहाँ स्थित है। तो धर्मचक्र काशी के उत्तर में स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई।
तो चलिए अब अगला जो आपका गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसका देखते हैं आगे। तो आगे दे रखा है नंबर 3 जो है आपका, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी कि शीतकाल जाड़े का सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी कि उसका जो है ममता का जो शरीर था, खांसी के कारण उसका जो शरीर था वो खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की दो तीन स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी। इनकी ममता की सेवा, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी, 70 वर्ष की थी, वो अंतिम बिल्कुल पद पे थी, यानी कि बिल्कुल अंतिम सांस ले रही थी। तो उसकी सेवा के लिए 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा तो चलिए हाथ से लिखे नोट्स दिखाता हूँ, फिर इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसकी व्याख्या हम करेंगे। देखिए पहला ही आता है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। चलिए हम इसको लिख लेंगे। ये तो आपको वही लिखना है जो आपने 2 में देखा है, क्योंकि इसके पाठ के लेखक और ममता आप जानते हो, पार्ट नंबर 2 है ममता, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला है रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए, अर्थात जो रेखा इसने खींची हुई है उसकी व्याख्या करनी है। तो मैं आपको प्यारे बच्चों सारा ही करूँगा, ध्यान रखना सारा, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आगे है गद्यांश में चौसा के मुगल पठान युद्ध का उल्लेख क्यों किया गया है। गद्यांश में ममता के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट किया गया। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए आपके सामने वही आपके 2 शुरू के शब्द लिखने हैं, फिर लास्ट के 2-3 शब्द लिखने, सही है। चौसा के फिर सहभागिनी, फिर कह रहा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, सही आ गई। अगला क्वेश्चन था आपका जो आपकी किताब में दे रखा था कि रेखांश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको बोला था, मैं आपको कैसे बताऊंगा, मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूं। तो क्या बताना है, देखिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे कि मुगलों और पठानों के बीच हुए उस चौसा युद्ध को बहुत समय बीत गया, जिससे मुगल सम्राट हुमायूं ने शेरशाह से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ममता की झोपड़ी का आश्रय लिया था। जब यह घटना हुई थी तब ममता युवा थी, आज वह 70 वर्ष की बुढ़िया है, यानी कि वो ममता क्या होगी, अब 70 वर्ष की बुढ़िया हो चुकी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कहता है, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। कहाँ 70 वर्ष की बुढ़िया हो गई, बुढ़ापे ने उनका शरीर कमज़ोर बना दिया है। इसी अवस्था में वह एक दिन झोपड़ी में लेटी थी। वह इतनी कमज़ोर थी कि वह स्वयं चल फिर न सकी थी। उसके शरीर खांसी से हिल उठ रहा था, यानी कि हिल डुल रहा था। सर्दियों में उस प्रातः काल में कंकाल मात्र रह गया था, यानी कि उसका जो शरीर था उस कंकाल मात्र रह गया था। उसकी सेवा के लिए गांव की 2-3 जो स्त्रियां थीं उसे चारों ओर से घेर कर बैठी थीं, क्योंकि आगे देखते हैं उसका कोई सगा संबंधी न था, किंतु उसने जीवन भर लोगों के सुख दुख में उनका साथ निभाया था। इसीलिए अंत समय में उसकी सेवा के लिए गांव की जो स्त्री थी उसके पास बैठी हुई थी। समझ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो क्या था, ये था गद्यांश में ममता के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट किया गया है। तो इसका आंसर है गद्यांश में ममता की मिलनसार, परोपकारी और सहयोगिनी विशेषताओं को प्रकट किया गया। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट अब गद्यांश देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक कर कहा, यानी कि अश्वारोही जो घोड़े पे सवार था वह पास आया तो ममता ने कहा, मैं ही नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह यानी कि अंतिम यात्रा पर निकल चुकी हूँ। कब मैं मर जाऊँ मुझे नहीं पता, मेरे मरने के बाद आप क्या करोगे मुझे भी नहीं पता। तो देखिए अब इससे रिलेटेड जो यहाँ क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लेते हैं।
ये रहा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, चलिए इसको भी देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ, यह रेखांश अंश की व्याख्या, यानी कि जहाँ इसने रेखा खींची हुई है इसकी व्याख्या को हम बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे। उसके बाद कह रहा है अश्वारोही ममता की झोंपड़ी ढूंढता हुआ क्यों आया, ममता के भय का क्या कारण था, ममता आजीवन क्यों भयभीत रही, भगवान ने ममता की कौन सी बात सुन ली, चिर विश्राम गृह का अवश्य स्पष्ट कीजिए। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहले इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए ये रहा, आपको शुरू के 1-2 शब्द लिख देने हैं, फिर लास्ट में क्या करना है, फिर लास्ट में 2-3 शब्द लिख देने हैं। देखिए आ गया है। फिर संदर्भ, पहले क्या रहा है संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। सही है। फिर अगला क्वेश्चन था आपका, रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर रेखा व्याख्या में बात करूं तो चलिए उसकी भी बात हम कर लेते हैं। अगर मैं व्याख्या की बात करूं, ये करा घोड़सवार बुलाने पर ममता के पास आती है, ममता क्योंकि ठीक से बोल पाने में भी असमर्थ थी, किसी तरह रुक रुक कर उससे कहा कि हाँ, कई साल पहले किसी व्यक्ति ने मेरी इस झोंपड़ी में भी शरण ली थी। ये कली नहीं है मेरा बच्चों, ली है। क्या है वो, ली थी, किंतु मैं नहीं जानती कि वह कौन था, वह कोई बादशाह था या साधारण मुगल, मगर वह एक दिन के लिए इसी झोंपड़ी के नीचे रहा था। जाते समय मैंने सुना था, यानी कि मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। उस दिन से आज तक, चलिए आगे देखते हैं, मुझे यही डर सताता रहा है कि पता नहीं कब कोई मेरी झोंपड़ी गिराकर और इस स्थान को खुदवाकर मकान बना दे। मुझे अपनी झोंपड़ी से बड़ा प्यार था, मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे गिरा सके और इस स्थान पर मकान बनवा दे। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसीलिए आज तक यहाँ कोई मकान बनवाने नहीं आया। अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। देखिए हूँ है नहीं हूँ। अतः मुझे अब किसी का डर नहीं है, चाहे तुम इस स्थान पर मकान बनवाओ या कोई विशाल आलीशान महल। आज मुझे क्या झोंपड़ी नहीं, झोंपड़ी बच्चे गलत लिखा हुआ है, क्या है झोंपड़ी है, ये गलत है। देखिए गलत हो गया है, झोंपड़ी से कोई लगाव नहीं रहा है। अब मैं इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। अश्वारोही ममता की झोंपड़ी ढूंढता हुआ क्यों आया था। तो अश्वारोही ममता की झोंपड़ी को ढूंढता हुआ इसलिए आया था क्योंकि उसे उसकी झोंपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने का आदेश मिला था। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अगले, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, भगवान ने ममता की कौन सी बात सुन ली थी। तो चाहिए भगवान ने कौन सी बात सुनी थी, भगवान ने ममता की झोंपड़ी न गिराए जाने की बात को सुन लिया था। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन है, चिर विश्राम गृह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। तो इसका जो शब्द अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग लोक, यानी कि अंतिम यात्रा। बात समझ में आ गई। तो चलिए इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी व्याख्या थी मैंने अच्छे से करा दी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।